बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे सिर्फ एक मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूं, और वो जो कि अभी इलेक्शन कमीशन ने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब का अनाउंस किया है। पंजाब का जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है मोहसिन नकवी। मैं मोहसिन नकवी पे तो आने लगा हूं। उससे पहले मैं अपनी सारी कौम से एक बात करना चाहता हूं कि देखिए, जो जमहूरियत होती है ना, जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पर रखी जाती है। एक जमहूरियत के पास बंदूकें नहीं होती, उसके पास एक इखलाकी म्यार होते हैं, मोरालिटी होती है, मॉरल स्टैंडर्ड्स होती हैं। उसके ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। जिधर से हमने जमहूरियत लिया बरतानिया। अब बरतानिया के अंदर क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ झूठ बोलने के ऊपर हैरल्ड मैकमिलन को रिजाइन करना पड़ता है। वहां की जमहूरियत का यह हालात है कि डेविड कैमरॉन भारी अक्सरियत से कंजर्वेटिव पार्टी में जीता हुआ था, प्राइम मिनिस्टर था। वो सिर्फ एक वोट हार जाता है ब्रेक्सिट के ऊपर, रिजाइन करना पड़ता है उसको कि मैं वो इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं हुकूमत करने के लिए। बोरिस जॉनसन भारी अक्सरियत से जीता, सिर्फ उसने एक ऑफिस के बाद एक पार्टी कर ली और उन्होंने कहा कि जी कानून आपने तोड़ दिया है, कि आपने ये कर दिया है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 में आपने लोगों को कहा हुआ था कि ना करें, तो आपने ऑफिस के बाहर कैसे इकट्ठे हो गए। उसके ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उसने कहा कि मैं इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं। उसकी पार्टी के लोगों ने कहा कि आपके पास वो अब जो इखलाकियात नहीं है, जो मेयार नहीं है, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। तो कहने का मकसद यह है कि जमहूरियत डंडे से नहीं चलती, करके बंदूकें रख के नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकियात के ऊपर। अब मैं ये जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वो मोहसिन नकवी को बनाएंगे, मैं पहले जरा आपको समझा दूं कि ये हुआ क्यों था कि एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आता क्यों था, या प्राइम मिनिस्टर क्यों बनता था। ये इसलिए बनता था कि 18वीं तरमीम में उन्होंने ये फैसला किया, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, कि देखें जो भी हुकूमत बैठ के जब इलेक्शन करवाती है, हमारे में वो इखलाकी म्यार ही नहीं है। जिस तरह बरतानिया के अंदर वो कोई उनकी केयर टेकर नहीं आता, लेकिन वहां की इखलाकियात के स्टैंडर्ड्स इतने हैं कि वो समझते हैं कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सकती है हुकूमत। वो बिल्कुल चीटिंग नहीं करेगी, वो किसी किस्म की धांधली नहीं करेगी, तो इसलिए वहां कोई जरूरत नहीं पड़ती केयर टेकर की। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि हमारी जमहूरियत के म्यार इतने गिर चुके हैं कि किसी को इत्मीनान ही नहीं है कि कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके जब तक कि केयर टेकर ना आए। तो केयर टेकर का मकसद क्या था कि वो एक न्यूट्रल अंपायर बनेगा, वो ऐसे एक गवर्नमेंट बनेगी जो कि किसी की फेवर नहीं करेगी, वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगी। ये बुनियादी वजह थी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की। तो हमें नाम दिए, मैं आपको नाम बताऊं कि हमने किसके नाम दिए। हमने वो नाम दिए जो हम समझते थे कि क्रेडिबल हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, जिनमें वो अमानतदारी होगी कि वो इलेक्शन ठीक करवा सकें। तो हमने एक नासिर खोसा साहब को चुना। नासिर खोसा शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हमने कि ये बड़ी अच्छी तरह उनको जानते हैं, उनका सारी ब्यूरोक्रेसी में उनका नाम है। तो हमने समझा कि ये एक ऐसा नाम है जो कि उनको भी पसंद होगा, यानी उसके ऊपर कोई इतराज नहीं होगा। फिर अगला नाम हमने अहमद सुकेरा का चुना। अहमद सुकेरा इस वक्त
कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और वो भी रिटायर होने वाले हैं, वो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। हमने सोचा कि वो भी एक ईमानदार, एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर कोई शक नहीं होगा, वो भी न्यूट्रल अंपायर बनने के काबिल होगा। और फिर हमने एक और चुना, जो मैं तो उनको जानता नहीं, लेकिन मैं आप उनको नाम बता दूं कि हमने ये भी उनके चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, नवीद अकरम चीमा उनके शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हमने अपनी तरफ से बड़ी दयानतदारी से ऐसे नाम चुने जो हम समझते थे कि उनको भी एक्सेप्टेबल होंगे। इन सबको मुस्तरद कर दिया। जिस आदमी का नाम लिया वो है मोहसिन नकवी। अब मैं मोहसिन नकवी के आने से पहले मैं आपको बताऊंगा पख्तूनख्वा में क्या हुआ। हमें JUI ने नाम दिया आजम खान। आजम खान एक बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है पख्तूनख्वा के अंदर। आपको पता हमारे JUI के साथ बड़े इख्तिलाफात हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी 2/3 अक्सरियत लेके बैठी हुई है, KP में बैठी हुई थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक सही नाम दिया हमने तस्लीम कर लिया, और वो आज वहां के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन यहां देखिए क्या होता है। मोहसिन नकवी जिनको इन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया है, मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन, मैं ये आप सबके सामने पहले कह चुका हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने ऐसी इलेक्शन कमीशन देखी नहीं जो इतनी बेशर्मी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। हर बारी हम अदालत में जाते हैं, ये हमारे खिलाफ फैसला करते हैं, हम अदालत में जाते हैं और अदालतें इनके फैसले को ओवरटर्न करती है, कि कहने का मतलब कि इन्होंने गलत फैसला किया हमारे खिलाफ। ये 8 या 9 दफा हो चुका है। उसके अलावा इन्होंने जो तोशाखाना का केस किया है, जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस ये है कि इन्होंने जो अनाउंसमेंट की कि क्या फॉरेन फंडिंग थी, वो उसको चेंज भी किया, प्रोहिबिटेड फंडिंग। उसके बाद वो अनाउंस करके जो पब्लिक रिलीज की, उसके बाद एक पैराग्राफ ऐड कर दिया जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे कि जी इमरान खान ने कोई फंडिंग में गलती की है। ये सारे अदालत में केसेस हैं, और वो जो तोशाखाना का केस है वो इतना बड़ा मजाक है, और उसका सबसे बड़ा मजाक इस तरह उड़ा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब कहा कि हम सारों के जितने भी पीछे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमें उनकी डिटेल्स दें उनके तोशाखाना की, कि क्या क्या उनको किस किस्म के उनको गिफ्ट्स मिली। तो ये गवर्नमेंट जिसने मेरी सारी इंफॉर्मेशन दी थी तोशाखाना की, वो उधर जाके कहती है, वही गवर्नमेंट लाहौर हाई कोर्ट में, कि जी ये सीक्रेट है, ये हम बता नहीं सकते, हम बाकियों के केसेस नहीं बता सकते कि बाकियों को तोशाखाना में क्या मिला। और वो मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बता सके, क्योंकि नवाज शरीफ ने गाड़ी ली है वहां से तोशाखाना से, जो इलीगल है, गैर कानूनी है, चोरी की है, और 3 गाड़ियां चोरी की है आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से, और यूसुफ रजा गिलानी इसमें मुलव्वस है। तो इसलिए वो कहते जी हम बाकियों का नहीं बता सकते, तो सिर्फ इमरान खान के लिए सीक्रेट नहीं है, बाकी सब के लिए सीक्रेट। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह की इसकी हरकतें हैं इस मुल्क में, हमने कभी ऐसी इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। अभी कराची का जो इलेक्शन करवाया है, शर्म आनी चाहिए कि आपने इसको इलेक्शन भी कहते हैं। हमारा दसका में इलेक्शन हुआ, 22 सीटों के ऊपर, सिर्फ 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन की कि इन पे फिर पोलिंग होनी चाहिए, उसने सारा इलेक्शन खोल दिया जो तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशंस का था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब ये जरा मैं आपको मोहसिन नकवी का बताना चाहता हूं, ये आदमी कौन है। सबसे पहले जो रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुई, जब ये पूरी साजिश हो रही थी, तो हमारे पास मैं तब गवर्नमेंट में था, तो मुझे IB की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी कि जो सबसे एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये भागा फिर रहा था,
सारी जगह कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है जरदारी का, तो कभी जरदारी से के साथ मिलके सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लोगों की हराम के पैसे से लोगों को खरीद रहा है। ये सब पेश पेश था। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने के लिए, और ये वो एक्स आर्मी चीफ को भी मिलता था जिसकी असल तो मास्टरमाइंड वो था। लेकिन जितने भी प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द थे, उसमें एक प्लेयर जिसका सबसे ज्यादा नाम आता था, उसका नाम मोहसिन नकवी था। तो ये जिसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा कि जरदारी जैसा आदमी, जो इंटरनेशनली सारी दुनिया जरदारी को जानती है कि करप्ट तरीन आदमी है, इसके ऊपर किताबों के अंदर इंटरनेशनली किताबों में जरदारी का चोरी का जिक्र है। आज से 30-35 साल पहले इसको मिस्टर 10% बाहर की दुनिया में कहना शुरू हुआ, इसका नाम रखा गया। इसके ऊपर मजमून निकले हुए हैं अखबारों के अंदर इसकी चोरी के ऊपर। वो जरदारी जिसको असल में नैब में जेल में डालना चाहिए था और जेल में गया और बचाया गया, हमें सबको पता है कि NRO 2 की वजह से जो जनरल बाजवा ने दिया सब बच गए। वो जरदारी इसको अपना बेटा समझता है, और वो जो बेटा है उसकी क्या इखलाकियात होंगी आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था, तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है, इसलिए मैं 35 लाख रुपया आपको नैब को वापस कर रहा हूं। ये वो आदमी है, ना इसके अंदर वो इखलाकी मेयार है, ना इसके अंदर वो गैर जानिबदाराना सलाहियत है जो कि एक केयरटेकर पे आना चाहिए। और उसके बाद अगर किसी को कोई शक है कि ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, इसकी जो चैनल 24 कभी उठा के देख लें, उसमें मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहता है। कोई भी जानता है, सहाफत में सब जानते हैं कि ये हमारा बदतरीन दुश्मन है, सियासत में सब जानते हैं, और हमें सारा पता है कि रिजीम चेंज के अंदर जब हमारी हुकूमत गिरानी थी इसका कितना बड़ा हाथ था। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। वो लोग जिनको अभी तक, मैं फिर से कहता हूं, ना तारीख का पता है, ना उनको सियासत की समझ है, ना उनको पता है कि कांटा मार के इस मुल्क को कितना बड़ा नुकसान किया गया है हमारी तारीख में। मैं याद कराना चाहता हूं कि मुजीबुर रहमान के ऊपर कांटा डाला गया था, मुल्क टूट गया। जब पीपल्स पार्टी पे जुल्फिकार अली भुट्टो पे कांटा डाला गया और उसकी पीपल्स पार्टी पे, तो खास तौर पे कराची में MQM बनाई गई, उसका कराची के ऊपर कितना नुकसान हुआ आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कि दुबई शायद इतना उस वक्त जब उभर रहा था, तो कराची से लोगों ने, जो इंतशार हुआ था कराची, उन्होंने दुबई में जाके कारोबार शुरू किए थे, और फिर वही MQM के ऊपर जब कांटा लगाया तो हकीकी बना दी। फिर जो आज बलूचिस्तान में अभी तक वो आग नहीं बुझी जो कि नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा लगाया गया। ये जो सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाता है, ये मुल्क ने बड़ी भारी कीमत अदा की है, और ये बंद कमरों में जिन लोगों को समझ नहीं है वो जब लगाते हैं तो ये मुल्क नुकसान उसका उठाता है। अब इमरान खान के ऊपर फैसला हो गया कांटा लगाना। कांटा लगाने का ये सामने अब आ गया मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने अब करना क्या है, ये मैं अभी आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, क्योंकि ये इतने बेवकूफ लोग हैं जो ये करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि सारों को इनके प्लान का पता चल जाता है पहले से कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं, ये पहले ये अब आ गया मोहसिन नकवी, ये अब वो सारे वो लोगों को लेके आएगा, पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को, जो हमारे सख्त मुखालिफ है, जिन लोगों को यहां
पावर दी जाएगी ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में, जिनका वन पॉइंट एजेंडा होगा कि तहरीक इंसाफ को अब कैसे दबा रहा है। सारा पोलिंग स्टेशन इलेक्शन का स्टाफ होगा, वो चुन चुन के लगाया जाएगा कि धांधली, कैसे धांधली करके तहरीक इंसाफ को हराना है। इनको खौफ आया हुआ है, पता है इनको कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पाकिस्तान में क्या है, और इनको पता है कि ये इलेक्शन के जरिए अब हमें हरा नहीं सकते, इसलिए इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, इलेक्शन को डिले करते रहेंगे। और कोशिश इनकी अब तक यही रही है कि किसी ना किसी तरह इसको डिले करें। लेकिन अगर जब भी इलेक्शन होगा तो इन्होंने, जब सारे अंपायर भी अपने होंगे, स्टाफ भी अपना होगा, हर चीज इलेक्शन कमीशन तो पहले इनकी है, तो जब ये पूरा, जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। और केसेस होंगे, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, उसको जेल में डालो, पीटीआई के लोगों को, जो लीडर्स हैं उनके ऊपर केसेस करो, उनको उलझा दो, वर्कर्स को पकड़ो, अंदर डालो, एफआईआर करो। ये बिल्कुल जो जरदारी का जो फॉर्मूला सिंध के ऊपर जो कंट्रोल करके बैठा हुआ है वो ऐसे ही है। कोई इसकी जरदारी की पब्लिक में, ये डरता है पब्लिक में जाते हुए। इसकी पीपल्स पार्टी की ये मकबूलियत है कि सैलाब के दिनों में इन लोगों के सामने नहीं निकल सकते थे और अभी भी नहीं निकल सकते, लेकिन इनका काम यह है कि पैसा चलाओ, खौफ, हरासा, एफआईआर, गुंडों से लोगों को डराओ और फिर खुल के धांधली करो, और कोई उनको पूछने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इनके अपने लोग बैठे हुए हैं। तो ये भी अब कराची का जो जिस तरह का इलेक्शन करवाया गया, ये इनकी कोशिश है कि ये अब सब कुछ कंट्रोल करके अपना इलेक्शन करवाएंगे। मैं वैसे आपको बता दूं, हमने पूरी अपनी कोशिश की। हमने ये कोशिश की कि हमारा मुल्क मुश्किल, जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कोशिश की कि हम हर तरह अपने मुल्क में इंतशार ना होने दें। हमने आइन के बीच में रह के सब कुछ किया। हमने आइन के बीच में रह के अपने सारी जितने जलसे जुलूस किए, हमारे कोई 65 से ज़्यादा जलसे मैंने किए, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जलसे हुए, पुरअमन रहे। कभी इतनी बड़ी पब्लिक नहीं निकली, लेकिन हमने किसी किस्म का इंतशार नहीं होने दिया। 2 दफ़ा हमने मार्चेस की, लॉन्ग मार्च। एक दफ़ा 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर शदीद जुल्म किया, और हमें है कि अब खौफ है कि अभी वही लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था उनको फिर वापस पंजाब में लेके आएंगे। इन्होंने हमारे पे जुल्म किया, इंतशार किया, और अगर मैं 26 की सुबह को लॉन्ग मार्च ना खत्म करता तो हम सबको पता था कि खून खराबा होगा। उसकी वजह से हम पीछे हट गए। फिर हम 26 नवंबर को निकले, जब हम पिंडी में गए, लाखों लोग थे। अब सिर्फ और सिर्फ यह करना था कि हम इस्लामाबाद की तरफ निकल जाते तो इंतशार शुरू हो जाना था। गवर्नमेंट संभाल ही नहीं सकती थी इतनी पब्लिक को। लेकिन हमने फैसला किया कि हम सिर्फ अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे, कोई इंतशार ना पाकिस्तान में फैले। उसके बाद अपनी गवर्नमेंट्स हमने गिराई। ये कभी भी नहीं, मुझे बताएं, कोई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने अपनी गवर्नमेंट्स गिराई हो? यानी आप 60% पाकिस्तान में पावर में बैठे हो और आप फैसला करें हम गिराएं। क्यों गिराई हमने? क्योंकि मेरा ये ईमान है, मेरी सारी अक्ल मुझे बता रही है कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, ये मुल्क उधर जा रहा है जो हम सबके हाथ से निकल जाएगा। मुझे खौफ यह है कि ये श्रीलंका की तरह यहां सड़कों पर इंतशार होगा, बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी माशी हालात नहीं थे जो आज हैं। और माशी हालात क्यों हैं? क्योंकि उन चोरों को ऊपर बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। इनके 30 सालों में पहले हिंदुस्तान आगे निकला पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश निकला। तो इनके पास तो कभी भी वो सलाहियत नहीं थी जिन लोगों ने मुल्क को पहले माशियत तबाह की हो, क्योंकि बैंकरप्ट था पाकिस्तान 2018 में जब हमारी हुकूमत आई है। उधर से हमने उठाई हुकूमत, और इन्होंने आते साथ ही अपने केसेस माफ करवाए, अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ, गवर्नमेंट नीचे ले आए। आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है जिधर
पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज पाकिस्तानियों के हैं। इसलिए हमने कोशिश की कि कोई इंतशार ना हो, इसलिए हर जगह हम आइन के बीच में रहे और हमने अपनी गवर्नमेंट्स इसलिए गिराई कि हमने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि किसी ने भी अगर मुल्क को इस दलदल से निकालना है, पहली चीज साफ और शफाफ इलेक्शन है। अब ये जो इन्होंने कर दिया है, इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगे, इससे तो मुल्क में इंतशार होने लगा है। ये जो करने जा रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि इन इलेक्शन से मुल्क को फायदा होगा, एक पार्टी को और एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं कि मुझे खौफ आ रहा है कि ये जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था वो उस तरह का नुकसान ना पहुंचा दें। थोड़े से चोरों को, जिनकी सारी दौलत और पैसा पाकिस्तान से बाहर है, जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, जिनके बच्चे, जायदाद, इलाज, प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस अरबों अरबों डॉलर की इस मुल्क से चोरी करके जो बाहर ले गए हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान नीचे जाता है? फर्क तो हम लोगों को पड़ेगा जिनका जीना मरना यहां है, जिनकी कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, जिन्होंने बाहर कमाया भी था तो सब कुछ आज अपने मुल्क में है। नुकसान तो उनको होगा और ये उस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस मुल्क को निकालें इस मुश्किल से, ये मजीद उस तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं और ये वो चीजें कर रहे हैं जो ये समझते नहीं है कि कौम बदल चुकी है, ये समझते नहीं है ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये समझते नहीं है कि शऊर कितना आ गया लोगों के ऊपर। इसलिए मैं आज अपनी सारी कौम को, मैं आज सारी कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो तबाही का रास्ता है, ये तबाही का रास्ता हर उस पाकिस्तानी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, उससे बचाने के लिए आप सबको पुरअमन तरीके से एहतजाज करना पड़ेगा। ये आपका सबका आईनी हक है, ये आपका इंसानी हक है, ह्यूमन राइट है आपका, कि जब आप देख रहे हैं मुल्क में इस तरह की जुल्म और नाइंसाफी, इस तरह के लोग जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए जो ऊपर आके बैठ जाएं, और जब आप वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि कौम अमर बिल मारूफ से उठ गई है, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, ये सारे वो लोग, ये जो आदमी 35 लाख रुपया चोरी करके जो वापस दे के आया है नैब को, वो इस पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेगा और ऊपर सारा करप्ट टोला सेंटर में बैठा हुआ है, 60% कैबिनेट जमानत पे है करप्शन पे। अगर हम अपनी आवाज अब नहीं बुलंद करेंगे तो हमारे लिए आगे मजीद और मुश्किलात आ रही हैं सामने। अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए मैं कल मुजाहरा शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा है कि मेरी मुजाहरा करें, हम पुरअमन एहतजाज करें। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोहसिन नकवी को लेके आया है, हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा बुध को, उसके बाद हम फैसलाबाद में एहतजाज करेंगे, हम मुल्तान में एहतजाज करेंगे। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते, हम बिल्कुल इस इलेक्शन कमीशन को, जिसने इस तरह के आदमी को लेके आए हैं, हम इलेक्शन कमीशन को हम समझते हैं कि इनसे ज्यादा इस मुल्क को नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जो इलेक्शन कमीशन पहुंचा रही है, और इसको चीफ मिनिस्टर बना के उससे भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हम अदालत में भी जा रहे हैं। हम सबसे पहले तो अदालत में जाके पूछेंगे कि जब गवर्नर के वाज़े तौर पे, गवर्नर को जब आइन कहता है कि जैसे ही आप हुकूमत, जैसी एक हुकूमत मुस्ताफी होती है, जैसे ही हमारी असेंबलीज हमने डिसॉल्व की, तो 48 घंटे के अंदर उसको डेट देनी पड़ती है कि किस दिन इलेक्शन होगा। अभी तक ना गवर्नर पंजाब ने डेट दी है, ना गवर्नर पख्तूनख्वा ने डेट दी है इलेक्शन की। इलेक्शन होना चाहिए रमजान से पहले, और हम अब अदालत में जाएंगे इस चीज के ऊपर भी
कि हमें डेट चाहिए इलेक्शन की, क्योंकि ये आइन वाज़े है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं। अभी तक क्यों नहीं हुई? तो हम उसके लिए अदालत में जा रहे हैं, और हम ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का आदमी अपॉइंट करना था तो किधर गई कि गैर जानिबदार चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था केयर टेकर गवर्नमेंट का, और इसकी बिल्कुल उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। ये वही एक एजेंडा चला आ रहा है कि किसी तरह रेड लाइन ड्रॉ करके तो किसी तरह इमरान खान और तरीक इंसाफ को हटाया जाए, और ताकि किसी ना किसी तरह ये चोर एक कराची की तरह धांधली करके फिर से इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाए। मैं फिर से आप सबको दावत देता हूं, मैं आपको इसलिए दावत दे रहा हूं कि आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इस तरह के लोग आपके ऊपर मुसल्लत हो गए, या मुल्क में इलेक्शन से कोई फायदा नहीं बल्कि अब नुकसान होने जा रहा है, और आपको निकलना चाहिए। इसलिए कि अगर हम ये तस्लीम कर जाते हैं, ये नाइंसाफी, हम एक ऐसे आदमी को तस्लीम कर जाते हैं जो एजेंडा के ऊपर आया हुआ है, जो आसिफ जरदारी खुद कहता है मेरा बेटा है, ये उसका बेटा, और ये पीडीएम के साथ मिलके जिसने हमारी हुकूमत साजिश करके गिराई थी, अगर ये आके बैठ जाता है और हम चुप करके तस्लीम कर लेते हैं तो हमारे में और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए आप सब ने निकलना है कल से मैं इंशाल्लाह लाहौर निकलेंगे, और फिर से मैं कह रहा हूं परसों हम पिंडी में निकलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।